हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवोदय केमिस्ट्री क्लासेस में। मेरा नाम है युवान सक्सेना। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक नए चैप्टर को शुरू किया था जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और उस चैप्टर का हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने काफी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था वर्नर्स थ्योरी। हम उसके चारों पोस्टुलेट्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। हम लोग जान चुके हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उसकी जो बेसिक केमिस्ट्री जो होती है उसको किस प्रकार से समझा सकता है। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री होती है उनमें काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिना देरी की आज की वीडियो को शुरू करते हैं और नजर डाल लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की टर्मिनोलॉजी के ऊपर। सो बच्चों, हमारा पहला टर्म जो है वो है कोऑर्डिनेशन यूनिटी। तो देखिए आपके सामने ऐसा है कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखकर भी आ रही होगी कि देखिए किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके साथ में जो लिगेंड्स या फिर जो ऐसे आयंस मॉलिक्यूल्स से जुड़े होते हैं जो उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम जो करते हैं, उन सबको मिला करके जो बनती जा करके उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन यूनिटी। अब देखिए हम लोग इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, ये सब के हम लिख भी रहे हैं कि CONH3 का होल थ्राइस और Cl3। मान लिया हमारे पास ये कंपाउंड है। अब देखिए इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा जाकर के कोबाल्ट, और कोबाल्ट से कौन अटैच्ड यहाँ पर है, ये अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये अटैच होंगे जाकर के। तो यहाँ पर कोबाल्ट प्लस अमोनिया के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, यही कोऑर्डिनेशन यूनिटी कहलाएंगे। सच मेरी को बात है, द सेंट्रल मेटल एटम अलॉन्ग विद द ligands or ions of molecules attached with it together are called as the coordination unity। समझ में आ रही है आपको बात है? तो हमारा पहला टर्म क्लियर हो गया जाकर के है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा इसमें नेक्स्ट टर्म कौन सा आने वाला है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड टर्म जो है वो भी काफी सिंपल आपको दिख भी रहा होगा ऐसा, वो है सेंट्रल मेटल एटम। तो देखिए इसकी काफी सिंपल सी डेफिनेशन है कि मतलब कि वो मेटल एटम या फिर आप बोल सकते हैं कि वो एटम जिससे सारे के सारे लिगेंड्स जो होते हैं जो कि बॉन्डेड होते जा करके जो एक तरह सेंटर में प्रेजेंट होता है उसी को बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बात कर रहे थे, हमारे पास एक कंपाउंड है K4FeCN6। अब देखिए इस वाले कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जाहिर सी बात है आयरन। और क्योंकि ये सारे के जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं इनमें जो सेंट्रल एटम जो होता है मैक्सिमम मेटल होता है, इसीलिए इसको कभी कभार सेंट्रल मेटल एटम भी बोल दिया जाता है इसमें। और आप जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, वेरी गुड, वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते जा करके हैं। और हमने आपको वैसे पिछले लेक्चर में बताया भी था कि सारे के सारे मेटल एटम्स जो होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, एज अ लेविस एसिड एक्ट करते हैं, क्योंकि वो लोन पेयर्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, उनको एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। समझ आ रही है आपको बात है? तो कुल मिलाकर सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, वो मेटल एटम, वो सेंट्रल एटम जो जिससे सारे के सारे लिगेंड्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम कर रहे हैं, वो जिससे जुड़े हुए होते हैं, जिस एलिमेंट से जुड़े हुए होते हैं उसी को बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम। समझ में आ रही है आपको बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा इसका थर्ड टर्म कौन सा है। सो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टर्म जो है जो कि है लिगेंड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री में, और हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे जाकर के। ठीक है, सबसे पहले से समझ लेते हैं कि लिगेंड्स क्या होते हैं। अभी देखिए थोड़ी पहले हमको बताया भी था कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है कि जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है या फिर जिससे सारे के सारे आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो बॉन्डेड होते हैं करके, उसी को हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। लेकिन जो सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्डेड चीजें होती हैं, फिर ऐसे आयंस और मॉलिक्यूल्स जो कि सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स देती हैं या फिर उससे बॉन्डेड रहते हैं, उन्हीं को कहा जाता है लिगेंड्स। समझ में आ रही है आपको बात है? जैसे फिर पिछले वाला एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। हमने लिखा था यहाँ पर K4FeCN6। तो देखिए यहाँ पे Fe तुमने बता दिया आपको ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे कौन रहा है, यहाँ पर जो साइनाइड आयन जो प्रेजेंट है, Cn नेगेटिव आयन जो है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो 6 साइनाइड आयंस लगे हुए हैं ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लिगेंड्स कहलाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर लिगेंड्स के टाइप्स कितने होते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेंटिसिटी क्या चीज होती है। एक इंपॉर्टेंट टर्म है डेंटिसिटी। ठीक है, सो बच्चों देखिए डेंटिसिटी क्या चीज होती है। देखिए डेंटिसिटी किसी भी लिगेंड की वो वैल्यू होती है, फिर आप बोल सकते हैं कि कोई भी लिगेंड जो होता है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, वही उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। और इसी बेसिस पे लिगेंड्स को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लिगेंड आखिर कितने होते हैं उनकी डेंटिसिटी के बेसिस पर। ठीक है,
तो देखिए लिगेंड्स के मान लिया हम लोग टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जितने भी लिगेंड्स हमको सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते जा करके उन्हें बोला जाता है यूनिडेंटेड लिगेंड्स। समझ में आ रही है आपको बात है, यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते जा करके उन्हें क्या बोला जाता है, यूनी माने क्या होता है, एक लिगेंड देने वाले, यानी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने वाले। अब इनके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए H2O होता है और NH3 होता है, और बाकी जितने भी हैलाइड्स होते हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आते जाकर, क्योंकि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर्स होते हैं, एक होता है। उसी हिसाब से ऑक्सीजन के पास होते दो हैं, लेकिन वो बॉन्डिंग से कितने से करेगा, एक से करेगा जा करके, और इसी के अकॉर्डिंग हैलाइड्स जो होते हैं वो सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो बॉन्ड करने के बाद में X नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात है। तो तुम्हारा पहला क्लासिफिकेशन हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा क्लास आने वाला है, सिंपल सी बात है, यूनिडेंटेड माने कि जो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या फिर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं। सिमिलरली अब अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन जो आ रहा है उसे बोला जाता है डाइडेंटेड लिगेंड्स। समझ में आ रही है आपको बात, डाइडेंटेड का आप समझ गए होंगे अब तक तो, कि डाइडेंटेड का मतलब क्या होता है, ऐसे हमारे पास ऐसे लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम को दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, उन्हें बोला जाता है डाइडेंटेड लिगेंड। अब अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं इनके एग्जांपल कौन से होते हैं। पहला तो काफी सिंपल एग्जांपल है, इसे बोला जाता है इथेन 1,2 डाईअमाइन। ठीक है, बहुत सिंपल इसका फॉर्मूला है। आप देखिए कैसे हम इसको समझ सकते हैं, इसमें ये वाला लिगेंड जो होता है वो डाइडेंटेड कैसे हो जाता है। देखिए सबसे पहले इथेन का फॉर्मूला क्या होता है करके, इथेन का मतलब उसमें कितने कार्बन हो जाएंगे, 2 कार्बन हो जाएंगे। अब कह रहा है 1,2 यानी कि दोनों कार्बन पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि एक NH2 यहाँ पर लगा हुआ है और एक NH2 जो है हमारे पास में यहाँ पर लगा हुआ है। समझ में आ रही है आपको बात है। बाकी वैलेंसी हम लोग इसमें कंप्लीट कर दे रहे हैं इसकी जगह के। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया इथेन 1,2 डायमीन, और कभी कभार इसको शॉर्ट में EN लिख दिया जाता है इसमें। अब देखिए डाइडेंटेड क्यों हो गया, अब देखिए इसमें क्या, इस वाले मॉलिक्यूल में क्या होगा, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 2 नाइट्रोजन के पास क्या होगा, एक ही लोन पेयर प्रेजेंट होगा जाकर के। इसी वजह से ये सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है जाकर के, इसीलिए कैसे कैसे लिगेंड कहलाएगा, डाइडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है। अब चलिए आगे देख लेते हैं, और हमारा नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है। सो स्टूडेंट्स हमारा इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल जो बन जाता है वो है C2O4 नेगेटिव, और इसे बोला जाता है ऑक्जेलेट आयन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर आप जैसे देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये किस प्रकार से हमारा क्या कहते हैं डाइडेंटेड लिगेंड बन जाता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, इसका स्ट्रक्चर कोई ऐसा होता है COO नेगेटिव और इसी में जुड़ा हुआ होता है COO नेगेटिव। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्जेस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, फिर ये 2 तरह से हमारे सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड हो जाएगा। इसका मतलब है कैसे लिगेंड कहलाएगा, ये डाइडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। तो आइए आपको समझ में आ गया होगा डाइडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। समझ में आ रहा है। तो उसके 2 एग्जांपल्स हैं, पहला है इथेन 1,2 डाईअमाइन, उसका स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने बना के दिखा दिया है, और सेकंड इसका बेस्ट एग्जांपल जो हो सकता है वो है ऑक्जेलेट आयन, उसका मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दिया है। अब देखिए इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे होते हैं, इनको ट्राइडेंटेट या फिर टेट्राडेंटेट आप बोल सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक ऐसा लिगेंड जो कि पॉलीडेंटेड होता है। इसका मतलब वो एक से ज्यादा यानी कि कई सारे हमको यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कई सारे उसके पास बॉन्डिंग यहाँ पे लोकेशंस होती हैं, उसे बोला जाता है पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है EDTA। अब EDTA क्या चीज होती है, EDTA का पूरा नाम होता है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। आपके सामने ऐसा नाम लिखकर भी आ रहा होगा यहाँ पर, क्या नाम है इसका, इथाइलिन डायमीन और टेट्राएसीटेट, ये इसका नाम होता है इसमें। समझ में आ रही है बात है। अगर बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखना काफी सिंपल सी चीज है। अब देखिए पहले क्या लिखा है इसमें, इसके नाम में क्या आ रहा है, इथाइलिन डायमीन। देखिए एथ वर्ड का हमारा, इसका मतलब इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, यानी इसमें 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे जाकर के। अब इसमें आगे कह रहा है डाईअमाइन, फिर से वही बात जैसे अभी इथेन 1,2 डायमीन बनाया था ना, मतलब कि दोनों कार्बन के पास में हमको एक एक यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर एक NH2 ग्रुप लगा देना है और यहाँ पर भी एक हमको इसमें NH2 ग्रुप लगा देना है, वैलेंसी कंप्लीट कर देना, ये भी H2 हो जाएगा और ये भी H2 हो जाएगा। अब बाकी कह रहा है इसमें टेट्रा एसीटेट। अब देखिए टेट्रा एसिड कैसे बनेगा, एसीटेट आयन का फॉर्मूला आप जानते हैं वो क्या होता है, COO नेगेटिव। अब देखिए उसको कहाँ पर लगाना है, अब देखिए यहाँ पर जो अमाइन में 2 हाइड्रोजन इसमें अवेलेबल है और 2 इसमें अवेलेबल है, इनको रिमूव करने के बाद में वहां पर क्या लगा देना हमको, एसीटेट आयन लगा देना है। समझ में आ रही है आपको बात है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा यहाँ पर,
तो देखिए ये कार्बन रहेगा यहाँ पर, साथ में यहाँ पर H2 तो रहेगा इसमें, तो सिंपल सी बात है। आगे यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा और हमने क्या बताया यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन को यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, तो CO नेगेटिव और यहाँ पर ये भी CO नेगेटिव बन जाएगा। सिमिलरली इस वाले नाइट्रोजन से भी CO नेगेटिव और यहाँ से भी CO नेगेटिव बन जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए अगर बात कर लेते हैं इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे हमको 4 आयंस तो यहाँ पे दिख ही रहे, फिजिकली दिख रहे करके, और यहाँ पर क्या होगा नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर्स अवेलेबल होंगे। इसका मतलब ये कितने, इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 4, और जहाँ से 2 नाइट्रोजन आ जाएगी, इसका मतलब है कैसा लीगेंड है, ये हेक्साडेंटेट लीगेंड है। समझ में आ रही है आपको बात है। ये काफी इंपॉर्टेंट लीगेंड बन जाता है, इसका स्ट्रक्चर आपको जरूर से ध्यान रखना है क्योंकि इसकी डेंसिटी जो होती है वो काफी बार पूछ भी ली जाती है। उसका पूरा नाम भी आप ध्यान रखिएगा जो कि है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। समझ में आ रही है आपको बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक ये स्पेशल क्लास आने वाली है लिगेंड्स की है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। समझ में आ रही है आपको बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट क्लास कौन सी आने वाली है। तो इनको बोला जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। अगर आपको ध्यान होगा यहाँ पर एम्बी वर्ड का यूज कहाँ पर किया जाता है, ऐसे लिगेंड्स जो होते हैं जो जिनके पास 2 तरीके होते हैं, फिर वो 2 अलग अलग एटम से किसी भी मेटल एटम से बॉन्डेड हो सकते हैं करके, उन्हीं को बोला जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब देखिए इसे हम कैसे समझ सकते हैं, एक आप एग्जांपल सपोज कर लिए, ऐसे मान लिया बात कर लेते हैं हम लोग नाइट्रेट आयन है, फिर नाइट्रो ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप बहुत चीज जानते हैं कैसा होता है, एक सिंगली बॉन्डेड होता है और इसमें एक डबली बॉन्डेड होता है करके। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये इधर से ये बॉन्ड हो सकता है करके, और साथ में क्या होगा नाइट्रोजन के पास से लोन पेयर अवेलेबल होगा। इसका मतलब है नाइट्रो ग्रुप जो होता है इसके पास 2 जंक्शंस होती हैं, फिर 2 पॉइंट्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्डिंग होने के। समझ में आ रही है आपको बात है। इसका मतलब है चाहे तो ये ऑक्सीजन से ये बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और चाहे तो ये नाइट्रोजन से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। देखिए कंफ्यूजन काफी क्रिएट होता है करके डाइडेंटेड लिगेंड्स में और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में। देखिए डाइडेंटेड में आपको बताया भी था कि अगर मान ली कंपेयर करने की कोशिश करते हैं ऑक्सीडेट के साथ में इसमें, तो क्या हो रहा है उसमें वो एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता था, यानी कि वो एक साथ 2 बॉन्ड बना सकता था। लेकिन एम्बीडेंटेड लिगेंड जो होता है वो होता है एक तरह से यूनिडेंटेड लिगेंड ही है, वो बॉन्डिंग एक ही प्रकार से करेगा जाकर के, लेकिन उसके पास तरीके 2 होंगे। समझ में आ रही है आपको बात है। मतलब एक टाइम में या तो वो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा या तो नाइट्रोजन से बनाएगा, दोनों को साथ में नहीं बनाएगा। अगर दोनों को बनाएगा तो वो डाइडेंटेड बन जाएगा जाकर के। लेकिन ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड जो होता है वो कैसा लिगेंड होता है, यूनिडेंटेड होता है। समझ में आ रही है आपको बात है। यहाँ पे एमबी का मतलब ये है कि वो होगा यूनिडेंटेड, मतलब वो बॉन्ड एक ही बनाएगा लेकिन उसके पास तरीके 2 होते हैं, उसके पास चॉइसेस या फिर ऑप्शंस 2 होते हैं। समझ में आ रही है आपको बात है। अब देखिए इसी प्रकार का एक और आयन होता है, इसे बोला जाता है थायोसाइनाइड आयन है, फिर थायोसाइनाइड आयन इसे बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए ये इसका स्ट्रक्चर को इस प्रकार से होता है SCN। अब चाहे तो ये देखिए एस से सल्फर है तो सीधे बॉन्ड निकल रहा है, अब चाहे तो वो इधर से बॉन्डिंग कर सकता है या फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर वही बात आ जाएगी, या फिर वो चाहे तो नाइट्रोजन के लोन पेयर से ये बॉन्डिंग कर सकता है। समझ में आ रही है आपको बात है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है कि इट इज ए यूनिडेंटेड लिगेंड, एक ही यूनिडेंटेड लिगेंड होता है, लेकिन इसके पास क्या होता है मोर देन 1 डोनर एटम्स होते हैं। ये चाहे तो एक से ज्यादा डोनर एटम से बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है। समझ में आ रही है आपको बात है। इसी को बोला जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है चिलेशन या फिर चिलेट लिगेंड्स। अब देखिए ये चिलेशन का मतलब क्या चीज होती है, अगेन मैं सबको बताया भी था कि कोई कुछ ऐसे लिगेंड्स जो होते हैं वो एक से ज्यादा तरीके से या फिर एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। बस इसी फिनोमेनन को कहा जाता है चिलेशन। चिलेशन का मतलब क्या है, द फिनोमेनन बाय विच एनी लिगेंड कैन फॉर्म मोर देन 1 बॉन्ड्स या फिर डोनेट मोर देन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड एज चिलेशन। समझ में आ रही है आपको बात है। अब इसकी अगर मान ली सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं, चिलेशन से क्या होता है जाकर के, चिलेशन से जो होता है वो एक लिगेंड जो होता है वो एक से ज्यादा बॉन्ड बना देता है। इसी वजह से जो बॉन्ड्स जो होते हैं वो थोड़े स्ट्रांग बनते जाकर के वो कंपाउंड्स जो होते हैं थोड़े से ज्यादा स्टेबल बन जाते हैं। और इस प्रकार के लिगेंड्स यानी जो एक से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है चिलेट लिगेंड्स। समझ में आ रही है आपको बात है। ये जो फिनोमेनन जो होता है इसे कहा जाता है चिलेशन है, और जो ऐसे लिगेंड्स जो एक से ज्यादा बॉन्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं, एक से ज्यादा डोनर एटम फॉर्म कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है चिलेट लिगेंड्स है। समझ में आ रही है आपको बात है। तो फिलहाल ये वाला लिगेंड्स वाला यहाँ पर हमारे पास टर्म खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे इसमें नेक्स्ट टर्म कौन सा आने वाला है। ठीक है। सो स्टूडेंट जैसे कि आपके सामने हमारे पास है नेक्स्ट टर्म जो लिखा हुआ है, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये भी काफी सिंपल चीज है। तो यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स दैट आर मेड बाय अ सेंट्रल एटम विद द लिगेंड्स इज कॉल्ड एज द
कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आ रही है आपको बात है। देखिए यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हो जाया करके, सिंपल सी बात है समझ लीजिए कि कितने बॉन्डिंग फॉर्म हो जाया करके उसी को बोला जाता है यहाँ पर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए इसे समझे कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर। अभी थोड़े पहले हमको जो एग्जांपल भी दिया था यहाँ पर K4FeCN6। अब जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर साइनाइड कैसा होगा, वो क्योंकि उसमें साइनाइड आयन होता है, CN नेगेटिव है, इसका मतलब वो कैसा होगा, यूनिडेंटेड लिगेंड। इसका मतलब अगर पूछा यहाँ पे आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है यहाँ पे 6 साइनाइड लिगेंड हो गए, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा 6। लेकिन अगर मान लिया हम लोग वही बात कर लेते हैं, वाला फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा होकर के वो ऐसे लिखा होता है EN का होल थ्राइस। अब मान लिया हमने आपको बताया था EN का माने क्या होता है, इथेन 1,2 डायमीन। तो यहाँ पर आप धोखे से भी इसका आंसर 3 मत लगाइएगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, हमने क्या बताया था कि इथेन 1,2 डायमीन कैसा होता है, डाइडेंटेड लिगेंड होता है। इसका मतलब एक इथेन 1,2 डायमीन जो होता है, एक EN जो होता है वो 2 बॉन्ड्स को फॉर्म करता है करके है। तो इसका मतलब 3 कितने फॉर्म करेंगे, 6। तो अब आपको सब बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने अटैच है सेंट्रल मेटल एटम से, ये बोला जा रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो कितने बॉन्ड्स को फॉर्म कर रहा है। समझ में आ रही है आपको बात है। तो आई होप आप इस चीज को ध्यान रखेंगे आगे से कि कभी भी आप इस चीज को मिसकॉन्सेप्ट मत कर लीजिएगा कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि कितने उसमें से लिगेंड अटैच होते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि उसमें कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है करके। समझ में आ रही है आपको बात है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं हमारे इसमें नेक्स्ट टर्म कौन सा आने वाला है। सो बच्चों देखिए ये जो टर्म लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है करके। हमने आपको जो पहला टर्म बताया था अभी जो था कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इन दो चीजों में काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज के लिए। देखिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होती है मैंने बताया भी था, वो क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम प्लस जो यहाँ पे हमारे पास आयंस है, फिर मॉलिक्यूल्स का जो कलेक्शन होता है, फिर आप बोल सकते हैं कि जो लिगेंड्स का कलेक्शन प्लस द सेंट्रल मेटल एटम, उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लेकिन जैसे ही बात आया थी कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, देखिए किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई होती है उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ में आ रही है आपको बात है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम प्लस द लिगेंड्स और अलोंग विद द चार्जेस, अगर मान लीजिए हमने आपका एग्जांपल भी लिखा था यहाँ पर कि K4FeCN6 वाला वही वाला एग्जांपल उठा लेते हैं इसमें है। तो अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं हमारे पास में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट जो अवेलेबल है अलोंग विद द चार्जेस, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा 4 नेगेटिव, ये हमारा कहलाएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ में आ रही है आपको बात है। तो बहुत छोटा सा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्या है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल आयंस, मेटल एटम और साथ में उसमें जो आयंस अटैच होते हैं उनको काउंट किया जाता है। लेकिन जैसे ही बात आई कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, बात वही रहेगी, बस उसमें क्या हो जाएगा, उसमें चार्ज को इंक्लूड कर लिया जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल देंगे उस चीज को। समझ में आ रही है आपको बात है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म कौन सा आने वाला है। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट टाइम जो लिखा हुआ है वो है कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। आप जानते हैं कि पॉलीहेड्रन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी ज्योमेट्री इसमें मोर देन 1 फेसेस होते हैं, उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ठीक है। अब देखिए हमने आपका याद होगा जब हमने आपको वर्नर थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें चौथा पॉइंट क्या था कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो लिगेंड्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज होते जा करके, बस वहीं यहाँ पर आप इसको पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का मतलब क्या होता है कि वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री या फिर वो शेप जो कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मेटल उसके अराउंड लिगेंड्स जो फॉर्म करते जा करके उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। समझ में आ रही है आपको बात है। अब जैसे हमने आपको अब जो एग्जांपल लिखा था हमारे पास में कि K4FeCN6 वाला, अगर मान लीजिए इसमें बात कर लेते हैं ये जो अरेंजमेंट होगा अगर इसका किस प्रकार से होगा कि सेंट्रल मेटल यानी आयरन बीच में आ जाएगा, एक साइनाइड जो होगा वो प्लेन के ऊपर हो जाएगा और बाकी एक स्क्वायर प्लेन और बाकी एक प्लेन के नीचे। हमने आपको पढ़ाया भी था, इसे क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते जा करके हैं। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर हमारे पास जो अरेंजमेंट बना जा करके इसी को बोला जाता है हमारे पास में, ये क्या कहते हैं इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बोला जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है कि वो जो 3D ज्योमेट्री, वो 3D शेप जो कि फॉर्म किया जाता है लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा, उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। समझ में आ रही है आपको बात। सो स्टूडेंट्स देखिए हमारा नेक्स्ट टर्म जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। आप इस चीज से तो बहुत जैसे यहाँ पे वेल नोन होंगे इस चीज के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज होती है। देखिए लेकिन फिलहाल इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या चीज होती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर वो चार्ज होता है जो कि सेंट्रल मेटल एटम पे अराइज होगा अगर उसमें से सारे के सारे लिगेंड्स को रिमूव कर दिया जाए। ठीक है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का मेथड जो होता है वो वही रहेगा, एज इट इज रहेगा। जैसे अगर हमारा पिछले वाले एग्जाम्पल को हम लोग लेट कर लेते हैं कि
FeCN6 वाले मॉलिक्यूल रिलेट कर लेते जा करके हैं, तो फिर सेम तरीका रहेगा जा करके। अब अगर मान ली इस वाले को हम चेक करते हैं कि जो FeCN6 वाला चार्ज जो है इसमें ओवरऑल चार्ज कितना बनने जा करके, अगर हम यहाँ से पोटेशियम के चारों को हटा देंगे जा करके तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeCN6, और इस पे चार्ज कितना आ जाएगा 4 नेगेटिव। और हमने क्या बताया ऑक्सीडेशन नंबर किसका होगा आखिर, वो अब होगा किसका, यहाँ पे आयरन का ही तो होगा जा करके। तो अगर मान ली हम आयरन के उसको हम लोग यहाँ पर X लेट कर ले रहे हैं तो X प्लस, अब देखिए एक साइनाइड से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 आएगा, इसका मतलब -1, और लगे कितने हैं 6, और ओवरऑल चार्ज यहाँ पर कितना है -4। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जा करके तो वो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी वो +2। समझ में आ रही है आपको बात। तो यहाँ पे इसका आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा +2। तो बस हमको ऐसे ऐसे पता करते चले जाना है कि किस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज होती है, कि जब किसी भी सेंट्रल मेटल एटम से जितनी भी चीजें अरेंज होती है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनको रिमूव करने के बाद में जो सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज अराइज होता जा करके है उसी को बोला जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा इसमें लास्ट टर्म कौन सा आने वाला है। ठीक है, सो बच्चों आज का हमारा लास्ट टर्म जो है वो ये लिखा हुआ है कि जो लिखा है आपके सामने है कि होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक लिगेंड्स क्या होते हैं, फिर हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। देखिए कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सारे के सारे लिगेंड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं उसे बोला जाता है होमोलेप्टिक कंपाउंड है, और जिसमें सारे के सारे लिगेंड्स या फिर एक से ज्यादा लिगेंड्स अवेलेबल होते जा करके हैं उसे बोला जाता है हेटेरोलेप्टिक। अब देखिए इसको एग्जांपल से हम रिलेट करने की कोशिश कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है इस प्रकार से है कि FeH2O, इस प्रकार से मान लीजिए हमारे पास एक आयन अवेलेबल है, और वहीं एक हमारे पास कंपाउंड जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि FeH2 4 और Cl2, मान ली इस प्रकार से। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, और वहीं इस वाले कंपाउंड में क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स भी साथ में है, और क्या इसमें क्लोरीन भी अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, इसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो गए हैं। तो ये वाला कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और वहीं ये वाला कौन सा कहलाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रेजेंट है, ये कैसा कहलाएगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही है आपको बात है। तो फिलहाल आज के हमारे जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं हम लोग उनको हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट्स याद ध्यान रखिएगा अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट चीज है नोमेनक्लेचर। आप जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड का नाम लोग कैसे रखते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे जा करके। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।